नमस्कार दोस्तों, भारत स्टडी में आपका स्वागत है। हम लोग साइटोलॉजी के बारे में पढ़ रहे थे, कोशिका अध्ययन के बारे में स्टडी किए थे और उसका कुछ थोड़ा सा पार्ट बच गया था जो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। हम लोग पढ़े थे सेल के बारे में, सेल का खोज किसने किया था और सबसे छोटा सेल कौन हिस्सा होता है ह्यूमन का, फिर एनिमल में, बैक्टीरिया में सेल प्रिंसिपल हम लोग पढ़े थे, सेल थ्योरी। उसके बाद पढ़े थे पीपीएलओ क्या होता है, एमएलओ क्या होता है, ये सब पढ़े थे। उसके बाद हम लोग कितने टाइप का सेल होते हैं, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक पढ़े थे, न्यूक्लियस के आधार पे पढ़े थे, किस सेल का डिवीज़न पढ़े थे। उसके बाद सेल में कितना पार्ट पाए जाते हैं, छोटा छोटा ऑर्गेनल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गए, न्यूक्लियस हो गए, ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके थे। और जिन्होंने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा तो कि प्लीज़ पहला वीडियो देख लें, उसके बाद ये आपके क्लियर हो जाएंगे। ओके ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। छूटा हुआ पार्ट इसके छूटा हुआ था यहाँ से। लास्ट हम लोग ऑर्गेनल पढ़ रहे थे, सेल के बाहर का जो लेयर होता है, झिल्ली होते हैं, उसे बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन्स। हम लोग यहाँ तक पढ़े थे, आज स्टार्ट करेंगे सेल मेम्ब्रेन्स। सेल मेम्ब्रेन्स या प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स या कोशिका झिल्ली सब एक ही है। प्रत्येक कोशिका जो होता है सबसे बाहर चारों ओर से एक बहुत पतली, मुलायम और लचीली झिल्ली से घिरी होती है, जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। ओके, यह झिल्ली का क्या काम है? यह झिल्ली जीवित और सेमी परमिएबल होता है, मतलब कि कुछ पार्ट यह अपने अंदर आने देता है और बाहर जाने देता है, इसे बोलते हैं सेमी परमिएबल। इसका अर्थ होता है कि कुछ वस्तुएं आर पार आसानी से आ जा सकती है, सब पदार्थ नहीं, अतः इसको चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं, मतलब सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन्स। यह जो है दो लेयर का बना था, लिपिड और प्रोटीन का बना था। इसमें प्रोटीन का जो लेयर होता है वो दो परत की होती है, इनके बीच में एक परत लिपिड का होता है। ओके, तो उसके बाद कोशिका का एक निश्चित आकार देता है। ये कार्य क्या करता है? यह कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करता है और साथ ही यह मैकेनिकल सपोर्ट, सहारा प्रदान करता है, और यह विभिन्न प्रकार के अणुओं को बाहर निकालने एवं अंदर आने में नियंत्रित करती है। ओके, जंतु कोशिका में यह सीलिया, फ्लैजिला या माइक्रोविलाई के निर्माण में भी सहायक होते हैं। जैसे कि ये बैक्टीरिया होती है, बैक्टीरिया में इस तरह से भिलाई होती है ना, ये तो सेल मेम्ब्रेन से ही निकलती है। ओके, तो ये सेल मेम्ब्रेन्स का ही कार्य है। ये इस तरह से मॉडल है एक सेल मेम्ब्रेन्स का, जो कि आपकी फुल्ली एनसीईआरटी का मॉडल है। तो ये सेल मेम्ब्रेन्स इस तरह से, ये लेयर है, बाहर एक लेयर, एक बाहरी लेयर, दो लेयर लिपिड जिसे बोलते हैं प्रोटीन की बनी होती है। ओके, लिपिड लेयर। और इससे ये जो होते हैं हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक, दो तरह के इसमें प्रॉपर्टी पाए जाते हैं। कि हाइड्रोफिलिक जो जल के नज़दीक रहता है या जल के संपर्क में रहता है, हाइड्रोफिलिक जो जल से दूर रहता है, वाटर से। ओके, ये कोलेस्ट्रॉल हो गया, प्रोटीन हो गया, इस तरह से ये आर पार आने जाने में सहायक प्रदान करते हैं। ओके, तो अब हम लोग पढ़ेंगे प्लांट सेल के बारे में। ये देखिए प्लांट सेल का मॉडल है। ये प्लांट सेल जो होते हैं, प्लांट सेल, ये प्लांट सेल जो होते हैं, इसमें जो बाहर का जो लेयर मेम्ब्रेन्स होते हैं, जिसे बोलते हैं प्लास्टिड्स, सॉरी, जैसे प्लांट सेल में जो है, ये सेल मेम्ब्रेन्स के जगह पर क्या पाए जाते हैं? सेल वाल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सेल वाल। ये इस तरह से ये सेल वाल हैं, ये क्या होते हैं? रिजिड स्ट्रक्चर होते हैं। इसके अंदर में सेम कॉन्सेप्ट आते हैं। ये न्यूक्लियस हुआ, जिसमें कि ये छोटा छोटा पोर बना रहते हैं, कोई भी मटेरियल को आने जाने के लिए रास्ता बनाते हैं। ये ईपीआर हो जाते हैं अपना, ये गोल्जी बॉडी, और ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गए, लाइसोसोम हो गए। और इसका जो अधिक भाग होता है खाली रहता है। इसमें क्यों? इसमें भोजन और पानी स्टोर हो सके, इसलिए इसका अधिक भाग खाली रहता है। इसे क्या होते हैं? वैक्यूलस। ओके, सिर्फ यही अंतर होते हैं, वैक्यूलस और सेल वाल इसमें पाए जाते हैं। ओके, तो हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे प्लांट सेल के बारे में। ओके, तो प्लांट सेल में जो इसमें भी छोटे छोटे ऑर्गेनल पाए जाएंगे, जैसे कि न्यूक्लियस हो गया अपना, न्यूक्लियस ईपीआर हो जाएंगे, जैसे कि एनिमल सेल में हम लोग पढ़े थे। सॉरी, गोल्जी बॉडी के बारे में पढ़ लिए थे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स क्या होता है? सेल वाल। इसके बाहरी लेयर को सेल वाल होती है, जो कि रिजिड स्ट्रक्चर प्रदान करता है, जिसके कारण प्लांट सेल का जो आकार होता है एक निश्चित शेप का होता है, लगभग आयताकार होता है। ओके, इस सारा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़े थे, इसका क्या काम है, और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ लिए थे। क्लोरोप्लास्ट इसमें पाए जाते हैं, जो कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण क्रिया में सहायक होते हैं। राइबोसोम के बारे में पढ़ लिए थे। वैक्यूलस होता है जो खाली जगह होता है, ओके, जिसमें कि
फूड और वाटर स्टोर होते हैं। इसके में जो प्लांट सेल में एक दोहरी झिल्ली पाई जाती है और इसके अंदर ग्रेनियम लेमली तैरते रहता है, जो कि प्रकाश संश्लेषण में बहुत हेल्प होते हैं, एनर्जी स्टोर करने के, एटीपी के बनाने के काम आते हैं। ठीक है, ओके। तो प्लांट सेल में जो होते हैं, प्लांट सेल साइटोप्लाज्मा में निम्न सेल ऑर्गेनल कोशिकांग पाए जाते हैं। जिस तरह से एनिमल सेल में लाइसोसाइम, माइटोकॉन्ड्रिया ये सब पाए, इसी तरह प्लांट सेल में प्लास्टिड पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, कलर को प्रदान करते हैं। यह केवल प्लांट सेल में पाए जाते हैं और यह सबसे बड़ी कोशिकांग होती है। यह 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का मतलब होता है क्लोरोप्लास्ट, जिसे हरित लवक कहते हैं। यह काम क्या करता है, यह पौधे में सूर्य की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण करता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, किचन हाउस ऑफ द सेल, मतलब प्लांट सेल का यह किचन हाउस है। कौन, क्लोरोप्लास्ट। ओके, इसमें 4 प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं, मतलब पिगमेंट पाए जाते हैं। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के, जो कि रंग को डिफाइन करते हैं। जैसे हरे रंग का जो पिगमेंट है, हरे रंग के अलावा पीला और नारंगी रंग होता है, उसमें पिगमेंट होता है। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन जो उसके कारण नारंगी कलर आता है, जेंथोफिल जो पीला और भूरा कलर को शो करता है प्लांट में। ओके, तो क्लोरोप्लास्ट किस चीज़ का, क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो प्रोटीन और वसा की बनी दोहरी लेयर है, मतलब डबल बॉन्डेड लेयर है, किसकी, प्रोटीन और फैट की बनी संरचना। और इसके अंदर पारदर्शी द्रव भरा जाता है, जिसके क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहा जाता है। स्ट्रोमा में ग्रेनम रहता है। ग्रेनम क्या रहता है, ग्रेनम, स्ट्रोमा के अंदर ग्रेनम रहता है। इसके आंतरिक भाग को क्वांटासोम कहते हैं। ओके, इस तरह से हम लोगों ने देखा कि प्लांट में जो पिगमेंट पाए जाते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन, जेंथोफिल, ये 4 प्रकार के पिगमेंट क्या कहते हैं, कलर को डिफाइन करते हैं। जिसमें क्लोरोफिल ए और बी कलर ग्रीन शो करते हैं, कैरोटीन नारंगी कलर और ऑरेंज, और जेंथोफिल पीला या भूरा कलर को शो करते हैं। और क्लोरोप्लास्ट जो बना रहता है, किसका बना रहता है, प्रोटीन वसा का। और इसके अंदर क्या रहता है, पारदर्शी द्रव, जो मतलब पारदर्शी लिक्विड रहता है, उसमें क्या रहता है, स्ट्रोमा कहा जाता है। जो पारदर्शी द्रव तो उसे क्या कहता था, स्ट्रोमा। और स्ट्रोमा में ग्रेनम तैरते रहता है। ग्रेनम के अंदर क्वांटासोम नामक संरचना पाई जाती है, जो क्या कहता है, क्लोरोप्लास्ट के क्रियात्मक इकाई। इससे एग्जाम में पूछेगी क्लोरोप्लास्ट की फंक्शनल यूनिट क्या है, तो हम लोग क्या टिक मारेंगे, क्वांटासोम। ओके, यह क्या रखता है, डीएनए, आरएनए तथा राइबोसोम इसमें पाए जाते हैं। ओके, अब क्लोरोप्लास्ट में अगर पूछे जाता है कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, तो बोलेंगे हम लोग मैग्नीशियम नामक तत्व पाए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट में। जिस तरह से ह्यूमन ब्लड में अपना आयरन पाए जाते हैं, इसी तरह से क्लोरोप्लास्ट एनिमल प्लांट में क्या पाए जाते हैं, मैग्नीशियम। ओके, इस तरह से हम लोगों ने प्लास्टिड्स का पहला पिगमेंट देखें क्लोरोप्लास्ट। अब देखेंगे क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट मतलब वर्णी लवक। वर्णी लवक जो होता है, हरे रंग के अतिरिक्त पौधे में हरे रंग के अतिरिक्त जो अन्य कलर होते हैं, जैसे वाइट होते हैं, पिंक होते हैं, वो किसके वजह से होते हैं, लवक क्रोमोप्लास्ट के कारण। या रंगहीन लवक होते हैं, जो प्रायः बैंगनी, लाल, नारंगी इत्यादि रंग के होते हैं, जो प्रेजेंट होते हैं कलर, किसके कारण, क्रोमोप्लास्ट के कारण। और ग्रीन कलर किसके कारण होते हैं, क्लोरोप्लास्ट के कारण। ओके, इसके बाद आते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट होते हैं यह लवक पौधे में उस भाग में पाए जाते हैं जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता, मतलब जड़ जैसे होता है कि पौधे का जड़ वाइट होता है, भूमिगत तना उजला होता है, किसके कारण, ये ल्यूकोप्लास्ट पिगमेंट वहाँ पे पाए जाते हैं, इसके कारण वह कलर वाइट होते हैं। क्रोमोप्लास्ट के कारण रंगीन होते हैं, जैसे बैगनी हो गया, लाल हो गया, नारंगी हो गया, सब एग्जाम में पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव में। और ग्रीन कलर किसके होते हैं, क्लोरोप्लास्ट के कारण, जिसमें कि 4 प्रकार के पिगमेंट पाए जाते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन, जेंथोफिल। कैरोटीन कलर करते हैं नारंगी, जेंथोफिल कलर करते हैं भूरा और पीला। ओके, इस तरह से हम पिगमेंट देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस में क्या क्या पिगमेंट यूज होते हैं। तो पिगमेंट जो होते हैं क्या होते हैं, लाइट को ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व लाइट रेज फ्रॉम द विजिबल रीजन से क्या करते हैं, लाइट को ऑब्जर्व करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ऑफ ए लाइट। ओके, द पिगमेंट ऑब्जर्व लाइट रेज फ्रॉम द विजिबल रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के विजुअल रीजन से यह क्या करते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। और यह पिगमेंट क्या करता है, कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग, मतलब इसे बदलने का काम करता है, किसे, एनर्जी ऑफ सनलाइट टू केमिकल एनर्जी, मतलब सूर्य के ऊर्जा को केमिकल एनर्जी मतलब रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करने का काम करता है यह पिगमेंट।
तो लोकेशन ये कहाँ पाए जाते हैं ये पिगमेंट? थैलाकोइड ऑफ ए प्लांट प्लास्टिड्स के थैलाकोइड में पाया जाता है। ओके, तो मेम्ब्रेन्स थैलाकोइड्स, ओके, थैलाकोइड्स ऑफ मेम्ब्रेन्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। इस तरह से हम देखेंगे फोटोसिंथेसिस में टोटल कितने के हैं पिगमेंट काम आते हैं। तो इसमें पिगमेंट जो पाए जाते हैं पहला प्रिंसिपल होते हैं, दूसरा एक्सेसरी होते हैं। प्रिंसिपल में आते हैं क्लोरोफिल ए जो कि रेड और ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, बाकी ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। दूसरा था बैक्टीरियो क्लोरोफिल जिसमें ग्रीन एंड पर्पल जो कि सल्फर बैक्टीरिया एक तरह से एग्जाम्पल इनके, ठीक है। उसके बाद आते हैं एक्सेसरी में क्लोरोफिल बी आते हैं, सी आते हैं, डी आते हैं और कार्टिनोइड्स में आते हैं कैरोटीन एंड जेंथोफिल। कैरोटीन रेड कलर शो करते हैं, जेंथोफिल ब्राउन येलो ओके कलर शो करते हैं। इस तरह से क्लोरोफिल। उसके बाद आते हैं एक तीसरा फाइकोबिलिन जो क्या करते हैं, फाइकोबिलिन का टाइप है फाइकोइरिथ्रिन एंड फाइकोसाइनिन। फाइकोइरिथ्रिन क्या कहते हैं, रेड अल और साइनोबैक्टीरिया इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं और यह डीम और ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब करता है। ओके, और ये फाइकोसिनिन जो होते हैं एक्स्ट्रा ऑरेंज कलर और लाइट कलर शो करते हैं, फाइकोसाइनिन। ओके, इसके बाद आते हैं दूसरा से ऑर्गेनल स्फेरोसोम। स्फेरोसोम लाइसोसोम जो होता है एनिमल सेल में पाए जाते हैं, लाइसोसोम के समान प्लांट सेल में यह पाया जाता है अंतःकोशिकी वसा का पाचन करने के लिए। स्फेरोसोम है, इसमें क्या कहता है, लाइपेज नामक एंजाइम पाया जाता है। लाइपेज नामक एंजाइम क्या करते हैं, कोशिकी वसा का पाचन करता है। किस करता है स्फेरोसोम, किसमें, प्लांट सेल में। ओके, उसके बाद आते हैं माइक्रोबैक्टीरिया। माइक्रोबॉडी सेल के अंदर पाए जाने वाले सूक्ष्म संरचना होती है, ये 3 प्रकार के होते हैं। माइक्रोबॉडी 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है लोमासोम, यह केवल प्लांट सेल में पाए जाते हैं और सेल वाल के निर्माण में सहायक होते हैं। जो सेल वाल होते हैं बाहरी लेयर प्लांट के, वह लोमासोम बनाने का, लोमासोम क्या करते हैं, सेल वाल बनाने का काम करते हैं। ओके, इस तरह से डिफ्रेंशिएट किया गया है प्लांट सेल में और एनिमल सेल में। प्लांट सेल में भी न्यूक्लियस रहते हैं, एनिमल सेल में भी न्यूक्लियस रहते हैं। न्यूक्लियस इन्वेलप रहते हैं, न्यूक्लियस रहते हैं, क्रोमैटिन नेटवर्क, माइटोकॉन्ड्रिया रहते हैं, इसमें सिर्फ वेहिकुलस, इसमें राइबोसोम पाए जाते हैं एनिमल सेल, प्लांट सेल में। इस तरह से ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ हो गया, रफ हो गए, स्क्रिटरी वेसल इसमें भी पाए जाते हैं। इसमें सेल मेम्ब्रेन्स की जगह सेल वाल पाए जाते हैं। ओके, इस तरह से दूसरा सेल ऑर्गेनल होते हैं गैलेक्सीसोम। गैलेक्सीसोम यह प्लांट और एनिमल सेल में पाए जाते हैं। इसका मुख्य कार्य क्या है गैलेक्सीसोम का, यह संग्रहित वसा मतलब स्टोर फैट को स्टार्च में परिवर्तित करने का काम करता है, किसमें, प्लांट सेल में, गैलेक्सीसोम। उसके बाद आता है पिरोक्सीसोम, यह केवल प्लांट सेल में पाए जाते हैं और यह क्लोरोप्लास्ट को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मदद करता है। कौन, पिरोक्सीसोम क्या करता है, क्लोरोप्लास्ट को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मदद करता है। अब पढ़ेंगे हम लोग कि अंतर क्या, डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या अंतर है। तो साधारणतः प्लांट सेल में जो होते हैं कोशिका जंतु कोशिका से बड़ी होती है। पादप जो है प्लांट सेल में होते हैं, कोशिका जंतु कोशिका से बड़ी होती है और जंतु कोशिका साधारण छोटी होती है। प्लांट सेल में मोटी एवं कड़ी कोशिका भित्ति के कारण कोशिका भित्ति का नियमित आकार होता है और एनिमल सेल में कोशिका का अनियमित आकार होता है, मतलब कोई आकार रेगुलर आकार नहीं होता। इसके अलावा प्लांट सेल में लवक उपस्थित रहते हैं और एनिमल सेल में लवक उपस्थित नहीं रहते हैं, जैसे कि प्लास्टिड वगैरह हम लोग जो पढ़े। और इसमें प्लांट सेल में वेहिकुलस पाए जाते हैं, खाली जगह, और एनिमल सेल में इसका अभाव रहता है। उसके बाद प्लांट सेल में सेंट्रीसोम का अभाव रहता है लेकिन एनिमल सेल में उपस्थित रहता है। उसके बाद प्लांट सेल में फिलिगुला अनुपस्थित रहता है लेकिन एनिमल सेल में फिलिगुला उपस्थित रहता है, जो कि बाहरी लेयर मेम्ब्रेन्स के बाहरी लेयर में फिलिगुला बनाने का काम करता है। उसके बाद इसका आकार लगभग कैसा होता है, आयताकार, किसका, प्लांट सेल का, और एनिमल सेल का आकार कैसा होता है, वृत्ताकार। ओके, इस तरह से हम लोग साइटोलॉजी से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे टेस्ट 1 में इसके रिगार्डिंग। ओके, तो पहला क्वेश्चन आ जाते हैं, सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने दिया था। सेल नाम सबसे पहला वैज्ञानिक दिए थे सेल नाम का जो वैज्ञानिक है, सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने दिए थे, रॉबर्ट हुक ने। ओके, इसके बाद कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से अलग करती है, मतलब प्लांट और एनिमल सेल को अलग करती है, कौन सी करती है, सेंट्रियोल। ओके,
सेंट्रियोल जो होते हैं डिफ्रेंशिएट कहते हैं, मतलब जंतु कोशिका और वनस्पति कोशिका में हम लोग देखे थे सेंट्रियोल किस में पाए जाते हैं, केवल प्लांट सेल में पाए जाते हैं। ओके, इसके बाद कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में निम्न में से कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा। अगर कोशिका में राइबोसोम अगर नहीं रहते हैं तो उसमें क्या होगा, राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण काम नहीं कर पाएंगे। मतलब राइबोसोम का कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण करना। इस तरह से अगर कोशिका में राइबोसोम हटा दिए जाए तो वो प्रोटीन का संश्लेषण नहीं कर पाएंगे। चौथा क्वेश्चन आता है, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो पाएंगे। कोशिका में क्या होंगे, ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं हो पाएगी। ओके, उसके बाद कोशिका का ऊर्जा गृह मतलब पावर हाउस किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को, ये सब जानते हैं। उसके बाद कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है, गोल्जिकाय में, राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया या सेंट्रियोसोम में। कहाँ पे होते हैं, राइबोसोम में। ओके, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे निम्नलिखित में से, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका सबसे बड़ी होती है, मतलब कोशिकांग, छोटा छोटा ऑर्गेनल, सबसे बड़ा ऑर्गेनल कौन सा आते हैं अपना, प्लास्टिड्स, एनिमल से, प्लांट सेल में सबसे बड़ा प्लास्टिड्स होते हैं। ओके, उसके बाद पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है, कोशिका भित्ति। उसके बाद 9वां क्वेश्चन देखेंगे, कोशिका का एक निश्चित रूप प्रदान करती है कौन, कोशिका भित्ति या सेल मेम्ब्रेन्स। कोशिका द्रव में उपस्थित मिहीन शाखित झिल्लीदार अनियमित नलिका को क्या कहा जाता है, हम लोग पढ़े थे, इसे क्या जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ओके, प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल क्या है, प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल होता है राइबोसोम, जहाँ पर कि प्रोटीन निर्माण होता है। ये ईपीआर बनाता है, इस रफ जहाँ पर यह रहता है एम्बेडेड, उस ईपीआर को क्या बोलते हैं, रफ बोलते हैं, रफ ईपीआर, जिसमें क्या रहता है, राइबोसोम पाए जाते हैं। वो क्या करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रोटीन का कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, तो लवक पादप कोशिका में पाई जाती है, रिक्तिकाएँ पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। मतलब सभी क्वेश्चन, इसका आंसर सभी उपयुक्त सभी पाए जाते हैं किसमें, प्लांट सेल में। उसके बाद कोशिका शोषण का सक्रिय स्थल कौन सा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, जहाँ पर कि ऑक्सीजन रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। ओके, उसके बाद पढ़ेंगे अवर्णी लवक, ल्यूकोप्लास्ट, मुख्यतः पाए जाते हैं किसमें, जड़ की कोशिका में, तने की कोशिका में, पत्तियों की कोशिका में, फूलों की कोशिका में। तो कौन सी कोशिका में पाए जाते हैं, जड़ की कोशिका में ल्यूकोप्लास्ट पाए जाते हैं। उसके बाद पढ़ेंगे फूलों और बीजों के विभिन्न प्रकार के आकर्षण रंग किसके कारण होते हैं, तो हम लोग पढ़े थे कलर जो गुलाबी बैगनी सब शो कम करते हैं, क्रोमोप्लास्ट। उसके पत्तियों का हरा रंग प्रदान कौन करता है, हम लोग पढ़े थे क्लोरोप्लास्ट। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहता है, लाइसोसोम। अगर लाइसोसोम क्या करता है, सेल के अंदर वेस्ट मटेरियल को साफ करने के काम करता है, इसलिए इसे आत्महत्या की थैली भी कह जाते हैं। ओके, लाइसोसोम में पाए जाने वाला वह एंजाइम जिसमें जीव द्रव का घुला लेने या नष्ट करने की क्षमता होती है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जो क्या करते हैं, जीव द्रव को घुला देने या नष्ट करने की क्षमता रखते हैं, कौन, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। अब कहते हैं कि 80% से अधिक कोशिका में क्या पाया जाता है, 80% से अधिक मतलब कोशिका में अधिक सबसे ज़्यादा क्या पाए जाते हैं, जल पाए जाते हैं। ओके, हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिका के बने होते हैं, कौन से वैज्ञानिक ने किए थे, स्लाइडन और स्वान ने, कि सभी जो जीव है एक यह थ्योरी दिए थे कि सेल जो होते हैं स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है पूरे एनिमल और प्लांट के। ओके, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर किया जाता है, तो हम लोग पढ़े थे कोशिका भित्ति के कारण। कोशिका भित्ति जो होते हैं एनिमल सेल में कोशिका भित्ति होते हैं और प्लांट सेल में सेल वाल होते हैं। अब कहते हैं कि गोल्जिका का मुख्य कार्य, 22 नंबर क्वेश्चन, गोल्जिका का मुख्य कार्य क्या होता है, गोल्जिका का मुख्य कार्य जो होता है यह अस्रावी करता है, एक्सक्रीट करता है, कोई भी वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने का काम करता है। ओके, या पैक करने का काम करते हैं, हम लोग पढ़े थे साइटोलॉजी के फर्स्ट वीडियो में, ठीक है। ओके, तो हम लोग 23 क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कहा था निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका डीएनए रखता है,
कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? हम लोग पढ़े थे माइटोकॉन्ड्रिया खुद का डीएनए और आरएनए रखता है, यह सेल के अंदर सेल है, ये हम लोग पढ़े थे साइटोलॉजी के फर्स्ट वीडियो में। ओके, 24 ऑफ क्वेश्चन, कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? तो प्रोटीन के संश्लेषण में हम लोग पढ़े थे गोल्जी उपकरण एवं माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहते हैं प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। ओके, ओके 24 क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। तो इसका आंसर हो जाते हैं लाइसोसोम एवं सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम, गोल्जी उपकरण या माइटोकॉन्ड्रिया, लाइबोसोम या माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका आंसर हो जाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या राइबोसोम क्या करते हैं? प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। उसके बाद प्रोग्राम्ड सेल डेथ या प्रोग्राम डेथ सेल का कोशिका एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? इससे क्या कहलाता है? एपोप्टोसिस। प्रोग्राम्ड सेल डेथ क्या कहलाता है? एपोप्टोसिस। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कौन सा अंगक प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं रहता। जंतु कोशिका में हम लोग पढ़े थे एनिमल सेल में लवक नहीं पाए जाते हैं। उसके बाद लाइसोसोम कार्य करते हैं। लाइसोसोम का क्या कार्य है? लाइसोसोम वसा का संश्लेषण करते हैं या प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं या प्रोसेसिंग तथा पैकेजिंग का काम करते हैं। एंडोप्लाज्म अंतः कोशिकीय पाचन हम लोग पढ़े थे। प्रोसेसिंग पैकेजिंग का काम कौन करते हैं? गोल्जी बॉडी। वसा का पाचन इसका लाइसोसोम क्या करते हैं? वसा का पाचन करते हैं। ओके, तब हम लोग पढ़ेंगे कोशिका भित्ति सेल वॉल होती है, क्या होती है? सेल वॉल जो होती है, सेल वॉल जो होती है कैसे होती है? पारगम होती है या अर्ध पारगम में होती है, चयनात्मक पारगम होती है, अपारगम में होती है। यह होती है कोशिका भित्ति पारगम में होती है। ठीक है, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन क्या कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन जो है हम लोग पढ़े थे क्रिस्टी कहलाता है। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया किस में अनुपस्थित होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया जो है जीवाणु में नहीं पाए जाते हैं। उसके बाद जीव द्रव्य जीवन की भौतिक आधार है, यह किसका कथन था? यह हैक्सेल नामक वैज्ञानिक ने दिया था कि जीव द्रव्य जो है जीवन का भौतिक आधार है। ओके, उसके बाद जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्मा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जीव द्रव्य का सर्वप्रथम प्रयोग किए थे डार्विन या पुरकिंजे, जॉन रे हेचिसन। इसके किए थे पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने। ओके, डीएनए हेलिक्स का प्रारूप मॉडल प्रस्तुत किया था, किसने किया था? डीएनए हेलिकल का वाटसन एवं क्रिक ने। ओके, तो इसके बाद न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? न्यूक्लियस की खोज सबसे प्रथम किसने की थी? ल्यूवेनहॉक, स्वान, हॉफमेस्टर, ब्राउन। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी। उसके बाद कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियों पर नियंत्रण कौन करते हैं? केंद्रक, मतलब ब्रेन होते हैं कोशिका का न्यूक्लियस, इसीलिए ये सब मस्त कार्य को कंट्रोल करते हैं। ओके, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है कौन? न्यूक्लियस, सेल के अंदर न्यूक्लियस। ओके, तो गुणसूत्र शब्द का प्रदान शब्द किसने दिया था? 36 नंबर क्वेश्चन में हम लोग पढ़ेंगे क्रोमोसोम जो होते हैं गुणसूत्र, इसका शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था? तो सर्वप्रथम वाल्डन नामक वैज्ञानिक ने इसको उपयोग में किए थे, मतलब नाम रखे थे गुणसूत्र। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ईपीआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज किसने की थी? सूटन ने, पोर्टर ने या वाटसन ने या रॉबर्ट ने। तो इसकी खोज की थी पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने। ओके, अब पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज कितनी की थी? नॉल तथा रस्का ने हम लोग पढ़े थे। तो वास्तविक केंद्रक किसमें उपस्थित होते हैं? वास्तविक केंद्रक जो होते हैं जीवाणु में पाए जाते हैं। ओके, लेकिन इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाए जाते हैं। सर्वाधिक संख्या 2n गुणसूत्र पाए जाते हैं, किस में पाए जाते हैं सर्वाधिक गुणसूत्र? ओफोयोग्लोसिस में पाया जाता है। ओके, कहते हैं जीवन का भौतिक आधार क्या है? केंद्रक, प्रोटोप्लाज्मा, भोजन या कोशिका? जीवन का भौतिक आधार है प्रोटोप्लाज्मा। उसके बाद 42 क्वेश्चन हम लोग आते हैं। उसके बाद हम लोग कहेंगे कोशिका व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ है? हैदराबाद। निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिकांग है? सबसे छोटी कोशिकांग आते हैं माइकोप्लाज्मा। ओके, निम्नलिखित में से किसको आनुवांशिक का पिता कहा जाता है? तो मेंडल हम लोग पढ़े थे, जो मटर के दाने से वो हाइब्रिड नस्ल, संकर नस्ल बनाए थे। वो मतलब मेंडल नामक वैज्ञानिक ने ही आनुवांशिक
सबसे पहले स्टडी किया था, इसलिए उसे अनुवांशिकी का पिता कहता है, जेनेटिक्स, फादर्स ऑफ जेनेटिक्स। ओके, इसके बाद जीन शब्द का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? जीन शब्द का प्रतिपादन सबसे पहले जोहानसन ने किया था। इसके बाद हम लोग आते हैं, मेंडल ने किस पौधे का संकरण प्रयोग किया था? चिकन पी, पिजन पी, गार्डन पी, जंगल मटर, मतलब गार्डन पी, अपने बगीचे में मटर के दाने में वो रिसर्च किया। ओके, उसके बाद हम लोग आते हैं कि मोनोहाइब्रिड अनुपात जो होते हैं कितने होते हैं? मोनोहाइब्रिड अनुपात 3:1। उसके बाद आते हैं जीन शब्द बने होते हैं, जीन शब्द किसके बने होते हैं? डीएनए के बने होते हैं। इस तरह से हम लोग एक मोटिवेशनल क्वेट देखेंगे, क्या कि भीड़ हमेशा उसी रास्ते पे चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। इसलिए अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपका बेहतर कोई नहीं जानता। ओके, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। इस तरह से साइटोलॉजी के पूरे चैप्टर डिटेल ही लगभग हो गए हैं इस वीडियो में। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे सेल डिवीज़न। जो नए हैं हमारे चैनल से प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। ओके, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।